हेलो बच्चों, आज हम लोग द लास्ट लेसन का सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर लाइब्रेरी में चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस पैराग्राफ में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं उसमें जो भी बातें आपको नहीं समझेंगे उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की। सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, घंटी का जो आइकॉन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो आपको जब कभी भी मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में हमने जो पिछले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके वीडियो में देख सकते हैं। पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि फ्रेंड बता रहा था कि मैं स्कूल के लिए लेट निकला और मुझे डर लग रहा था कि कहीं आज मुझे डांट ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि मैं पार्टिसिपल पर सवाल पूछूंगा और पार्टिसिपल पर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पता था। कहता आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कहता था कि मुझे पार्टिसिपल्स के रूल की अपेक्षा जाके जो है बाहर आरा मिल के पीछे जहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स थे वहाँ पे दिन बिताना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि आज दिन भी बड़ा सुहाना था, बड़ा उज्जवल और बड़ा ही गर्म दिन था। जंगल के छोर पे पक्षियां चहचहा रही थी और वहाँ पे प्रशियन सोल्जर अभ्यास कर रहे थे, जो मुझे ज़्यादा आकर्षित करती थी। लेकिन फिर से फ्रेंच कहता है कि मैंने इन सब के बावजूद खुद पर काबू रखा, यानी मेरे अंदर हिम्मत थी खुद पर काबू रखने की, और मैं स्कूल की तरफ भागा। इसके बाद ये सेकेंड पैराग्राफ चालू हो रहा है। चलिए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या चीजें हैं। व्हेन, अच्छा व्हेन माने जान लीजिए, व्हेन की दो मीनिंग होती है, कब भी होती है और जब भी होती है, याद रखोगे। व्हेन की दो मीनिंग होती है, कब भी और जब भी। तो व्हेन आई पास्ड, देखिए अच्छा बड़ा बढ़िया शब्द है पास। पास की कम से कम तो तीन मीनिंग मैं जानता ही हूं। पास माने एक होता है उत्तीर्ण होना, ये चीज तो आप जानते हो। अभी बोर्ड का एग्जाम आएगा, कहोगे ना अरे हम तो पास हो गए, हमारा तो 90%, हमारा तो 80%, हमारा तो 95% है। एक पास माने क्या होता है, जब हम लोग कभी कभार कहीं कहीं जो है किसी सभा में जाते हैं, बहुत ऐसा कम होता है लेकिन बड़ी पार्टियों में या बड़ी सभाओं में होता है कि आपको एक पास दिया जाता है, एक आईडी दी जाती है। जब आप वो पास दिखाओगे तभी आप अंदर प्रवेश करने पाओगे। या फिर कभी आप ट्रेन में या लोकल ट्रेन में, अगर जैसे आपको डेली कहीं ऑफिस के लिए जाना है, उसी एक ट्रेन से डेली आप आते जाते हो, तो डेली टिकट लेना महंगा भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उस केस में आप क्या करते हो कि एक महीने भर का पास बनवा लेते हो। यही शब्द है वो भी, क्लियर है। और इसके साथ जो है एक शब्द और लगा रहता है, पास अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है गुजर जाना। गुजर जाना का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना कि कल परसों वो गुजर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो ही पास्ड अवे यस्टरडे, कल उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखोगे सारी मीनिंग्स। आगे बढ़ते हैं। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board। कहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट। बुलेटिन माने सूचना, बोर्ड माने पट। बोर्ड माने जो है बोर्ड होता है, पट। कह रहे सूचना पट के सामने, इन फ्रंट ऑफ माने सामने होता है, क्या थी, भीड़ थी। देखिए मैं देयर है, देयर की कोई मीनिंग नहीं निकाल, क्योंकि देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट के रूप में दो शब्द का प्रयोग होता है, इट का और देयर का। डमी सब्जेक्ट का प्रयोग कब करते हैं? डमी सब्जेक्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो। जैसे वर्षा हो रही है, अब यहाँ पे वर्षा होना पूरी क्रिया है, सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इट इज रेनिंग। इट को क्या कर दिया हमने, डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त कर दिया। याद रखोगे। तो देयर होता है डमी सब्जेक्ट और इट होता है डमी सब्जेक्ट। अच्छा देयर है तो इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, THEIR भी होता है, दियर। दियर माने उनका या अपना। जैसे मान लीजिए चार बच्चे हैं, उन्होंने अपना अपना जो है
अपना अपना बैट या अपना अपना कोई सामान कहीं किनारे पे रखा है, कोई आया पूछा भैया ये किसका सामान है, तो आप बोलोगे दिस इज दियर, दियर उसका जो भी सामान होगा, दिस इज दियर बैट्स, दिस इज दियर नोटबुक्स, दिस इज दियर मोटरसाइकिल्स। क्लियर है? दियर एक पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ नाउन आता ही है। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन का उदाहरण जरूर याद रखिएगा, जैसे माइन, माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ किसी नाउन की आवश्यकता है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, या दिस बुक इज हर्स, ये किताब उस लड़की, मैं लड़की ऐड कर रहा हूं, हर्स माने उसकी है, तो ये किताब उसकी है। याद रखोगे? तो वहां पे पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, लास्ट का मतलब पिछला, पिछला भी होता, आखिरी भी होता, अंतिम भी होता, मैंने कल बताया था। अच्छा, लास्ट शब्द आया है तो कुछ चीजें और भी जान लीजिए। लास्टली शब्द भी होता है। लास्टली का मतलब क्या होता है? आखिर में। क्या होता है? आखिर में। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, लेटली, हाल में, हाल फिलहाल में या हाल ही में। याद रखोगे? या आजकल कह सकते हो, लेटली आजकल भी कह सकते हो। नाउ डेज कहते हैं ना, नाउ डेज। नाउ डेज माने क्या होता है? नाउ डेज माने आजकल। नाउ आडेज भी कहते हैं, नाउ आडेज भी कुछ लोग कहते हैं। नाउ आडेज माने आजकल, लेटली। अच्छा, लास्ट से एक शब्द बहुत बढ़िया बनता है, वो भी जानेंगे, लॉन्ग लास्टिंग। कोई सामान आप खरीद लिए, LASTING है, LASTING, लॉन्ग लास्टिंग। कोई सामान आपने खरीदा और वो कई सालों तक चला, आपने सोचा 1-2 साल चलेगा, 5-6 साल चला, बढ़िया आपने इस्तेमाल किया था, फिर भी 5-6 साल चला। आपके बोलो सामान बड़ा टिकाऊ, बड़ा लंबा चलता है। यही है टिकाऊ का मीनिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। देखिए, लॉन्ग जो शब्द है, लॉन्ग 2 अर्थों में प्रयोग होता है। लंबा तो, लेकिन लंबा कौन सा? एक दूरी के सेंस में, बड़ी दूरी कह सकते हैं या कह सकते हो कि नापने के सेंस में, और एक जो लॉन्ग है वो समय के सेंस में। ये वाला बहुत जरूरी है, जो समय के सेंस में। बड़ा बढ़िया ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं कि आप यहाँ कितने समय से पढ़ा रहे हो, तो इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आप कितने का हाउ मेनी ना कीजिएगा, गलत। हाउ मेनी, हाउ मच रॉन्ग हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर। याद रखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर। या मैं पूछता हूँ कितना घंटे पढ़ते हो, तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, या हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कितना समय पढ़ते हो। या फिर मैं कहूँ कितना समय आप वहां पे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन देयर। याद रखोगे? चलिए, तो इस लाइन का मतलब समझ आएगा कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, वहां पर सूचना पट्ट के सामने या सूचना पट्ट के सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें या समाचार। न्यूज माने समाचार भी होता है, न्यूज माने खबर भी होता है। न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र, समझ में आ गया? न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र। तो हमारी सभी बुरी खबरें हैड कम, आई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए क्रिया का 3rd फॉर्म, कम, केम, कम, आई थी फ्रॉम देयर, वहीं से। आगे तो कौन कौन सी समाचार, कौन कौन सी बुरी खबरें आई थी? पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आई थी, तो कौन कौन सी? द लॉस्ट बैटल्स। कल मैंने लॉस्ट का मीनिंग बताया था, लूज का सेकंड फॉर्म, LOST उसका सेकंड फॉर्म है ये। लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की जो खबर थी वो भी वहीं आई थी। चलिए एक चीज बताता हूँ, बैटल्स माने भी युद्ध होता है, बैटल माने भी युद्ध होता है, और वॉर माने भी युद्ध होता है। कौन जानता है अंतर? बैटल माने भी युद्ध और वॉर माने भी युद्ध, दोनों में अंतर क्या? दोनों में बिल्कुल अंतर है, इसमें 2 अलग अलग शब्द हैं। क्या अंतर है जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कोई ये देश है, ऐसे कोई देश है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल ऐसे चौकोर है, और दुश्मन सेना ने उस देश पर चारों तरफ से अटैक कर दिया। ठीक है, अब चारों तरफ से अटैक किया तो एक सेना यहां लड़ रही है इस तरफ से, एक इधर लड़ रही है, एक इधर लड़ रही है और एक इधर। चारों तरफ से तो देश की सुरक्षा करनी है, चारों तरफ से अलग। ये पूरे को
मिला के वॉर कहेंगे, पूरा को। लेकिन अगर इस लड़ाई की बात करेंगे, इस युद्ध की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बैटल। इसकी बात करेंगे बैटल। अलग अलग जब हम बात कर रहे हैं तो बैटल याद रखोगे। बैटल जो होता है वो वॉर का छोटा पार्ट होता है, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि आई वॉन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर। ये ना सोचिए सर युद्ध जीता युद्ध हार गया, इसका क्या मतलब है। अरे वॉन द बैटल का मतलब जब 4 जगह कोई लड़ाई हो रही थी, एक ठू जीते लेकिन 3 ठू क्या किए, हार गए, तो यानी कि पूरा युद्ध आप क्या किए, समझ में भाई। इसमें से मान लीजिए ये वाला आपने जीत लिया लेकिन ये 3 हार गए, तो वॉर क्या किए आप एक बैटल तो जीते लेकिन वॉर क्या किए, हार गए। जैसे पहले जमाने में लड़ाइयां हुआ करती थी, तो पहले जमाने में जो लड़ाई होती थी तलवार भाले से, तो लोग लड़ते थे, शाम को बैठते थे, फिर दूसरे दिन लड़ते थे। तो आज वाला युद्ध जीते हैं, फिर कल वाला हार जाते थे, फिर परसों वाला हो सकता है जीते, किसी दिन जीते किसी दिन हारे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता था तो उसको जो फाइनल वाला बोलेंगे ये वॉर हमने जीता या हारा, डिपेंड करता है किसने सरेंडर किया और किसने जो है फतह पाई। क्लियर है वॉर और बैटल में अंतर। फिर आ जाते हैं कि हारे हुए युद्ध की जो खबर थी वो वहीं से आई थी, सूचना पट से। ड्राफ्ट माने होता है मसौदा। अच्छा मसौदा क्या चीज होती है वो भी जान लीजिए। मसौदा क्या होता है, मान लीजिए 2 लोग हैं या 2 देश ही कर लेते हैं, 2 देश हैं और दोनों देश आपस में युद्ध किए और एक देश जीत गया एक देश हार गया। तो जो जीता है वो हारे वाले पे कई प्रकार के प्रतिबंध, कई प्रकार के कड़े नियम, कई प्रकार के जो है क्या कहते हैं रूल्स लगाता है। तो रूल्स लगाता है तो उसका एक कॉपी होता है, उसकी एक प्रतिलिपि होती है जिसपे सारी बातें लिखी, आज से आपको ऐसा करना है, आज से हमको आपको 20% कर देना है, आज से आप अपने परिवार के एक व्यक्ति को हमारी सेना में लड़ने के लिए भेजोगे। ये सारी बातें क्या कहलाती हैं, मसौदा कहलाता है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यहां लिखा था, क्या दिया मैंने, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। क्लियर है। तो जो कमांडिंग ऑफिसर, देखिए कमांड जो शब्द होता है इसका मतलब तो ऐसे आदेश देना होता है, कमांड माने भी आदेश देना होता है, ऑर्डर माने भी आदेश देना होता है। थोड़ा अंदर आगे बताऊंगा मैं, वीडियो जो है आगे वाले वीडियो देखिए कहीं ना कहीं वो भी आएगा। लेकिन जब मैं कमांडिंग ऑफिसर माने अधिकारी, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो कमांडिंग का मतलब होता है वो अधिकारी जो आदेश देता हो, तो वो जाहिर सी बात है चीफ होगा, बड़ा होगा, मुख्य होगा। तो चीफ है और चीफ माने मुख्य होता ही है, आप जानते ही हो। तो जो मुख्य अधिकारी के आदेश थे वो भी कहां से प्राप्त हुए थे हमें, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये बड़ा बढ़िया लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि मैंने सोचा। अब ये ना कि मैंने जो है खुद के साथ सोचा, टू लगा के, तो प्रीपोजिशन ये अंग्रेजी में कहने का तरीका होता है। जैसे जब आप कहते हो कि ऐसे सोचिए कि मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, तो आप इसको कहते हो आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। लेकिन जब कहते हो कि मुझे चोट लग गई है, तो इसका ट्रांसलेशन रख लीजिएगा, काम आएगा आपको। आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे चोट लगी है या मैंने खुद को चोटिल कर लिया है। ट्रांसलेशन का आई हर्ट माई सेल्फ, ये वहां पे ये लिखने का तरीका है, यानी कि मुझे चोट लगी। माई सेल्फ नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहने का तरीका है। वही बात यहाँ पे हो रही है। आई थॉट टू माई सेल्फ कि आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि वो दौड़ के जा रहा था, निकल रहा था, जल्दी में था, वो पास से ऐसे लगा हुआ है। पास माने गुजरना होता है, एक गुजर जाना, ऊपर चले जाना, और एक कहीं से गुजरना। जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैं रास्ते से जा रहा था, उस टाइप वाला। तो विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, व्हाट माने क्या, कैन माने सपना, बी माने होना, मैटर माने मामला, नाउ माने कितना आसान है हिंदी अर्थ निकालना। अब क्या मामला हो सकता या अब क्या बात हो गई है। क्लियर। पूरे पैराग्राफ का फिर से अर्थ देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं।
जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था या गुजरा, अब देखिए गुजर रहा था नहीं कहोगे चले क्योंकि कंटिन्यूस तो है नहीं। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ तो नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी या भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years कह रहे हैं पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें उसी सूचना पट्ट से आई थी। और किस प्रकार की बुरी खबरें, हारे हुए युद्ध का, उस मसौदे का, चीफ कमांडिंग ऑफिसर या मुख्य अधिकारी के आदेशों का, ये सारी बातें हमको जो है वहीं से मिलती थी। मैंने बिना रुके खुद से सोचा या मैंने बिना रुके सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है। अगले वाले पैराग्राफ पे आते हैं। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब देखिए एज फास्ट एज माने जितना तेज हो सकता है था, जैसा भाव होगा, जैसा भाव हो सकता है भी उसका प्रेजेंट में उसका पास्ट में उसका। लेकिन ऐसे ही और भी कुछ शब्द हैं। एज सून एज भी एक शब्द है, एज फार एज भी एक शब्द है, ये भी जान लीजिए। एज सून एज का मतलब 2-3 मीनिंग होता है। ज्यों ही, जैसे ही, कहते हैं जैसे ही मैं घर के बाहर निकला बारिश शुरू हो गई। As soon as I stepped out of my house, it started raining. Clear है? As soon as I come out of my house, it started raining cats and dogs. Cat and dogs माने होता मूसलाधार बारिश होना, मतलब ज्यों ही जैसे ही मैं घर के बाहर निकला मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अच्छा, एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। रट लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके। क्लियर है? अच्छा देखिए कैसे, ये शब्द रट लीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल को हम लोग ए सैप कहते हैं, ऐसे लिखते हैं ए सैप कैलकुलेटर में। ए सैप का मतलब एज सून एज पॉसिबल, पॉसिबल माने संभव ना, जितना जल्दी संभव हो सके। इसका मीन क्या होता है अंग्रेजी में? ए सैप, एज सून एज पॉसिबल। जैसे कहते हैं जितना जल्दी संभव हो सके आप घर पे आ जाइए। कम टू होम एज सून एज पॉसिबल या कम टू होम ए सैप। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एज फॉर एज माने होता है जहां तक बात है, जहां तक बात है। बड़ा बढ़िया ये इस्तेमाल होता है। फार माने तो इससे दूर होता है। फार जो शब्द है देखिए, ये FAR है, एक FOR, ये आपका जो है अलग चीज है, ये अलग चीज। इसके माने होता है दूर, इसी से बना हुआ है फारदर। फारदर माने और दूर, थोड़ा और दूर। जिसे कहते हैं भैया यहाँ से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर। यहाँ से कितना दूर अगला वाला शहर है वो और दूर है, 50 किलोमीटर। फारदर, अच्छा फारदर और फर्दर दो अलग अलग शब्द हैं। फारदर माने और दूर, फर्दर माने और आगे। रट लीजिएगा, फर्दर माने और आगे, फारदर माने और। ये FARTHER है, FURTHER, फर्दर। तो कह रहा है As I hurried by as fast as I could go, as I could go, I मैं could सकने के सेंस में go माने जाना। जितना तेज, यहाँ पे as fast माने जितना तेज, जितना तेज मैं जा सकता था उतना तेज मैं वहां से निकला। तो तभी क्या हुआ, या निकल रहा था तभी क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने लुहार। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है कि अ मैन हु मेक्स आइटम्स या थिंग्स आउट ऑफ द आयरन, जो एक लोहे से कोई सामान बनाता है उसे लुहार कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार होता है, ऐसे ही कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, ऐसे ही डॉक्टर होता है जो मेडिकल सर्विसेज देता है, वो डॉक्टर होता है, टीचर है। पूछे जा सकते हैं एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पूरा एक लाइन दे देंगे, उसका एक शब्द लिखना रहेगा। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैं भी इसका वीडियो अपलोड करूंगा। खाली आप जो है चैनल पे बने रहिए और जो भी सब क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल है वो दबा दीजिए। चलिए क्या है, हु वॉज देयर, हु माने जो भी होता है, हु माने कौन होता है, जो वहां पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, APPRENTICE
माने प्रशिक्षु, अप्रेंटिस माने प्रशिक्षु, प्रशिक्षु किसे कहते हैं, अप्रेंटिस किसे कहते हैं। अच्छा कोई इसका सिनोनिम पूछे तो क्या बताओगे, प्यूपिल, प्यूपल, प्यूपल ये ज्यादा सही है, और स्टूडेंट शिष्य, चेला जिसको कहते हो, पीपल माने चेला होता है। अच्छा इसी पीपल माने ये आंख की जो काला काला ना पुतली, यही सेम है बस उच्चारण अलग। ये प्यूपल शिष्य को प्यूपिल कहते हैं, स्टूडेंट माने भी शिष्य, प्रशिक्षु से कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिसे डॉक्टर में लिख लीजिए, शुरुआत में आपको जो है डायरेक्ट जो है ऑपरेशन करने को, जैसे कोई विद्यार्थी है वो अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया तो उसे डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए नहीं दिया जाता है, उसे पहले जो सीनियर है, एक्सपीरियंस है, उनके साथ रखा जाता है, उनके कामों को देखे, 1-2 साल 4 साल देखेगा, जब वो अभ्यस्त हो जाएगा तब उसको ऑपरेशन करने के लिए तब जब तक वो खुद से ऑपरेशन नहीं कर रहा, खाली हेल्प कर रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, तब तक वो क्या है, एक अप्रेंटिस है। हमारे यहाँ जैसे देखिए जो मैकेनिक होते हैं, ज्यादातर मैकेनिक सेल्फ जो है लर्न होते हैं, वो ज्यादा कहीं डिग्री उग्री नहीं लेते, वो 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र से कहीं गाड़ी बनाना चालू कर दिए और 2 साल 4 साल बनाए, सीख जाते हैं। किसी के अंडर काम रह के कई बार तो पैसे भी नहीं लेते हैं, ऐसे फ्री में जो है काम करते हैं, सीखते जाते हैं, उन्हें क्या कहता है, अप्रेंटिस। तो अपने अप्रेंटिस के साथ जो वहां पर खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, क्या कर रहा था, रीडिंग पढ़ रहा था, द बुलेटिन सूचना को, कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल आफ्टर माने होता है पुकारना, बुलाना, है भैया कहाँ जा रहे हो, जैसे हम जा रहे थे पीछे से, हे भैया जरा सुनिए तो, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा, कॉल आफ्टर माने पुकारना होता है। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, फास्ट माने तेज होता है, स्पीड माने भी जो है, स्पीड माने गति होती है, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बग, जैसे हम लोग हमारे बच्चों को प्यार से मुन्ना, बबुआ, लाला, बच्चा, झिंकू ऐसे बुलाते कि नहीं बुलाते, वही है बग, बच्चा, मुन्ना, इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए एक शब्द आया है गेट, गेट की जो मीनिंग है वो 2 होती है, सामान्यतः 2 देखने को मिलती है, इसके अलावा और भी है, लेकिन गेट माने होता है प्राप्त करना, हासिल करना, प्राप्त करना, और गेट माने पहुंचना भी होता है, बड़ा अच्छा शब्द है ना। रीच माने भी पहुंचना, रीच माने भी पहुंचना, अराइव माने भी पहुंचना, है ना जनाब। रीच माने कहीं जाकर पहुंचना, अराइव कहीं से आकर पहुंचना। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके जो है फूफा जी वो आपके घर पे आके पहुंचे, तो ही अराइव्ड एट योर होम। लेकिन आप जो है यहाँ से, आपका घर है यहाँ पे, मान लीजिए एक जगह है ए और वहां से आप पहुंचे बी, तो आप जो वहां से एक जगह से दूसरे जगह जाकर पहुंचे तो वो क्या है, रीच। गेट माने भी, रीच और गेट एक दूसरे के इक्वल सिनोनिम है, आप इसकी जगह ये प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गेटिंग देयर, मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। व्हेन विल यू गेट देयर, तुम वहां कब पहुंचोगे, बड़ा बढ़िया ट्रांसलेशन रख लीजिएगा, व्हेन विल यू गेट देयर, तुम वहां कब पहुंचोगे। चलिए हम बताने जा रहे थे कि यहाँ पे एक शब्द है गेट इन टाइम, देखिए अलग अलग बीच में भले गेट स्कूल और ये सब ऐड कर दे, लेकिन 2 फ्रेज हैं, गेट इन टाइम और गेट ऑन टाइम, गेट ऑन टाइम, दोनों अलग अलग हैं, प्रयोग दोनों के अलग अलग होते हैं। जब कहते हैं गेट ऑन टाइम, इसका मतलब समय पर पहुंचना, 3 बजे कहे थे तो भैया 3 बजे ही पहुंचना, ये नहीं 3:15 बजे या जो है क्या 4 बजे, हाँ पहले पहुंचोगे कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये समय पर पहुंचना। अब ये नहीं 3 बजे का या क्या बजे आके पहुंच जाना, समय पर आना, जब भी आना समय पे आना, 3 बजे 3 बजे आना। लेकिन जब कहते हैं गेट इन टाइम, इसका मतलब होता है समय रहते आ जाना, 3 बजे बुलाया भैया पहले आ जाइएगा, थोड़ा समय बचे, ऐसा समय आइएगा कि थोड़ा बचे रहे, ये ना हो कि जैसे 3 बजे ना तो आप 3 बजे पहुंच रहे हो, उससे पहले ही आ जाइएगा। वे कह रहे हैं यू विल गेट टू योर स्कूल, अब अपने विद्यालय, प्लेंटी माने होता है ज्यादा, प्लेंटी का जो सिनोनिम है वो कई सारा सिनोनिम है, जैसे मेनी माने भी कई होता है, ज्यादा होता है, चलो हटाओ इसको हटाओ, ज्यादा के लिए वेरी माने भी तो होता है, सही है, वेरी माने भी बहुत होता है, ज्यादा होता है, मच माने भी ज्यादा होता है कि नहीं है। आप वास्ट माने, चलो वास्ट रहने देते हैं, 3
प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम वहां बहुत समय से पहुंच जाओगे या समय रहते ही तुम वहां पर पहुंच जाओगे। इस पैराग्राफ का पूरा मीनिंग देख ले कि जब मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज जब मैं भागा तो ब्लैक स्मिथ जो अपने प्रशिक्षु के साथ, लुहार जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहां खड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने मुझे पुकार कर कहा कि इतना तेज मत जाओ बच्चा, तुम अपने स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया पूरा मीनिंग? इसका भी मैंने पूरा एक बार बता दिया है, अर्थ कहाँ तक है ये आपका यहाँ तक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे सिखाना था मुझे, ध्यान से जरा देखिए, ये ऐसे लगा है क्वेश्चन मार्क और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है। कभी भी याद रखिएगा जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा लिखते हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, उसके इन्वर्टेड कॉमा के पहले सामान्यतः कॉमा होता है। देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा के पहले कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, फिर डब्ल्यू है। और यहाँ पे देखिएगा नाउ के बाद पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। अगर आप कहीं गलती से ऐसा करके फिर ऐसा किए, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा लिखना है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ फायदा पहुंचा सकती है उनके साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शेयर करने से बढ़ेगा। जितने लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनको भी कोई फायदा हो, वो आपके किस्सों को गुजार होंगे कि हाँ आपने जो है ऐसी चीज़ शेयर की थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे का आपको वीडियो कल मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है वो जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कल वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।